डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये क्लास 12 के बुक का एक चैप्टर है, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इसके बारे में हम लोग पूरे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। टॉपिक, इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड एक पूरे चैप्टर को लेकर है डिमांड का। इसे पढ़ लेने के बाद एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके रिगार्डिंग एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डिमांड, डिमांड किसे बोलते हैं। सेकेंड है डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। थर्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड से हम क्या समझते हैं। फिर है डिफाइन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, यहाँ पे डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है, उन दोनों का डेफिनेशन उसके डायग्राम के साथ दिया हुआ है। Why does the demand curve slopes downward to the right? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिमांड के चैप्टर में वो यही है। Why does the demand curve slopes downward to the right? डिमांड कर्व जैसे जैसे उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज करते रहता है तो डिमांड फिर भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता है, वो डाउनवर्ड स्लोप कर जाता है। उसका रीजन क्या है एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो सबसे पहले होता है व्हाट इज डिमांड, डिमांड किसे बोलते हैं। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी refers to the amount of the commodity that will be purchased at a particular price during a particular period of time. So demand of a commodity refers to the amount of the commodity that will be purchased at a particular price ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी चीज, किसी भी कॉमोडिटी के डिमांड का मतलब होता है कि वो कॉमोडिटी हम लोग कितने अमाउंट में खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे और किस टाइम पीरियड के दौरान खरीदेंगे, इसी को डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटी, मतलब उस कॉमोडिटी का क्वांटिटी दैट विल बी परचेज, जो खरीदा जाएगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। यही है डिमांड का डेफिनेशन। सेकेंड है इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स नोटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिमांड आर। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डिमांड से ही रिलेटेड है, और जब हम लोग डिमांड का डेफिनेशन देते हैं तो इन तीनों पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या क्या है। सबसे पहले है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड डिजायर टू परचेज आर नॉट सेम। किसी भी कमोडिटी का डिमांड और उसका डिजायर कभी भी एक नहीं होता है। इंसान बहुत कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन उस सब जो चीज वो खरीदना चाहता है उसे हम डिमांड नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि डिमांड रेफर्स टू बोथ द डिजायर टू परचेज एंड द एबिलिटी टू पे फॉर इट। क्योंकि डिमांड का मतलब होता है कि वो चीज खरीदने का इच्छा हो और उस चीज का जो कीमत है उसे भी हम पेमेंट कर सकें, तभी वो डिमांड कहलाएगा। इसलिए डिमांड और डिजायर कभी भी एक नहीं होता। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड डिजायर टू परचेज आर नॉट सेम। डिमांड रेफर्स टू बोथ द डिजायर टू परचेज एंड द एबिलिटी टू पे फॉर इट। वो चीज खरीदने का इच्छा भी होना चाहिए और ये क्षमता भी होना चाहिए कि हम लोग उसका पेमेंट कर सकें। सेकंड क्या है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। डिमांड कभी भी इकोनॉमिक टर्म्स में अगर डिमांड को बोला जाएगा तो उसे हमेशा प्राइस से रिलेट किया जाएगा। और थर्ड होता है डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रिलेशन टू अ टाइम पीरियड। डिमांड के साथ हमेशा टाइम पीरियड लगा हुआ रहेगा, क्योंकि डिमांड और उसका प्राइस जो है वो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर चीज का क्या डिमांड है वो उसके रिलेशन को बताता है। तो सबसे पहले है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिजायर टू परचेज आर नॉट द सेम। किसी भी कमोडिटी का डिमांड और उसका डिजायर करना दोनों एक चीज नहीं होता है। डिमांड रेफर्स टू बोथ द डिजायर टू परचेज एंड द एबिलिटी टू पे फॉर इट। हमें एबिलिटी होना चाहिए ताकि हम लोग वो चीज को खरीद सकें। सेकेंड क्या है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। इकोनॉमिकल टर्म में कभी भी डिमांड को अकेला नहीं बोला जा सकता, हमेशा डिमांड को प्राइस के रिलेशन में ही दिखाया जाता है। और थर्ड है डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रिलेशन टू द टाइम पीरियड। और डिमांड को हमेशा टाइम पीरियड के साथ जोड़ा जाता है।
नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है? एक तरफ है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी तरफ है मार्केट डिमांड। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय सिंगल कंज्यूमर इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। कोई एक कंज्यूमर अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी का डिमांड करता है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड बोला जाता है। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होता है? जब बहुत सारे कंज्यूमर मिलकर के, बहुत सारे हाउस होल्ड मिलकर के एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं तो उसे मार्केट डिमांड बोला जाता है। तो मार्केट डिमांड इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल हाउस होल्ड्स आर प्रिपेयर्ड to buy at a given price during a particular period of time। तो मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि जितने भी हाउस होल्ड हैं सब एक पर्टिकुलर प्राइस पे तैयार हैं कि वो उस कमोडिटी को खरीदेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब डिमांड को कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैंने पहले ही बताया कि डिमांड जो है वो हमेशा ही प्राइस के साथ जोड़ा जाता है। तो लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। किसी भी चीज़ का प्राइस कितना घटेगा, जितना ज़्यादा घटेगा उसका डिमांड जो होता है उसकी क्वांटिटी का उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। और अगर किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा तो उसका क्वांटिटी परचेज नॉर्मली कम हो जाएगा। तो हमेशा ये इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, हायर द प्राइस लेसर इज द क्वांटिटी परचेज्ड। ये सबसे पहला फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सेकेंड क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। इंक्रीज इन द इनकम, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर का इनकम जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर किसी का इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है उसका डिमांड जो है वो भी राइज करेगा। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ता है डिमांड भी ठीक उसी तरीके से बढ़ता है। अगर इनकम कम होता है तो डिमांड भी उसी तरीके से घटता है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। इंक्रीज इन द इनकम, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। थर्ड पॉइंट क्या है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स से हम क्या समझते हैं? रिलेटेड गुड्स रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है रिलेटेड गुड्स, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे कि टी और कॉफी। अगर कॉफी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? कॉफी छोड़ करके चाय पीना शुरू कर देंगे, टी लेना शुरू कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट है, कॉफी के जगह पर टी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। जैसे अगर पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो लोग कार परचेज करना कम कर देते हैं। इन सारी गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाता है। पेन एंड इंक, पेन का रिलेशन इंक के साथ है, पेन इंक के बिना कुछ नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है जब दो गुड्स में रिलेशन हो। पेन का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन इंक का जो सेल है वो ऐसे ही कम हो जाएगा क्योंकि उन दोनों के बीच में रिलेशन है। इस तरीके की गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाता है। अब है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये बहुत मायने रखता है कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई भी चेंज आ गया तो किसी भी चीज का प्राइस जो है वो बढ़े या फिर कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट डिपेंड्स ऑन द सोशल कस्टम्स, हैबिट ऑफ द पीपल। इंसान का क्या हैबिट है, फैशन, जनरल लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस विद द चेंज इन फैशन। और एक सबसे बड़ा चीज क्या है, जैसे ही फैशन में चेंज आता है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कुछ डिफरेंट हो ही जाता है। अगर कोई भी नया चीज, कोई भी नया ड्रेस हो गया, कोई भी नया चीज अगर वो ट्रेंडिंग है तो लोग उसका प्राइस ज्यादा ही क्यों ना हो उसे जरूर खरीदेंगे। तो कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इट डिपेंड्स ऑन द सोशल कस्टम्स, हैबिट ऑफ द पीपल, फैशन, जनरल लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस विद द चेंज इन द फैशन। और लास्ट पॉइंट क्या है? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू फ्यूचर प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, इनकम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल रिलेटिंग टू द प्राइस ऑफ द गुड्स। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? जैसे कंज्यूमर को अगर कोई भी गुड्स के लिए लग रहा है कि अगर इसका दाम जो इन फ्यूचर वो बढ़ जाएगा या फिर ये गुड्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि जो नॉर्मल ग्रोसरीज वगैरह है वो अगर नहीं मिले तो सबने एक साथ बहुत ज़्यादा बल्क में स्टोर करके रखा। इनकम ये सब चीज में कोई भी रोल प्ले नहीं करता क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है फ्यूचर में हो सकता है इस चीज का दाम बढ़ जाए, हो सकता है ये चीज जो है वो अवेलेबल नहीं हो, तो उस टाइम लोग ज्यादा प्राइस पर भी वो चीज जरूर खरीदेंगे।
यही है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू फ्यूचर प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, इनकम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल रिलेटिंग टू द प्राइस ऑफ द गुड्स। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस विद द राइज इन द प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि सारी चीज को अगर हम साइड में रख देते हैं, कस्टमर का जो भी इनकम है उसको साइड में रखते हैं, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है उसको साइड में रखते हैं, उसके सारे कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, इन सारी चीज को अगर हम लोग साइड कर दें और सिर्फ इस बात पर फोकस करें, जो उसका लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि सारा चीज जो है, जो भी हम एज्यूम करते हैं वो सब चीज को कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि डिमांड तब बढ़ता है जब किसी भी चीज का प्राइस जो है वो कम होता है, और डिमांड तब कम हो जाता है जब किसी भी पर्टिकुलर चीज का प्राइस जो है वो राइज करता है। इसी के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन दिया गया है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस विद द राइज इन द प्राइस। अच्छा, डिफाइन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। अब डिमांड शेड्यूल किसे बोलते हैं और डिमांड कर्व किसे बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। ये दिखाता है कि कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी हम लोग डिमांड करेंगे। जैसे इसके नीचे एक टेबल है, इससे इस चीज का पता चलेगा। जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है फॉर मैंगोज के लिए दिया गया है, आम के केस में। जैसे प्राइस अगर 150 रुपीज पर केजी मैंगो होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 1 केजी होगा। अगर मैंगो का प्राइस 100 रुपीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंगो का प्राइस जो है वो फॉल करेगा। अगर मैंगो का प्राइस अगर 80 रुपीज हो जाता है तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 3 केजी हो जाएगा। अगर मैंगो का प्राइस फिर से ज़्यादा गिर करके अगर 70 रुपीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 होगा। अगर मैंगो का प्राइस बहुत ज़्यादा कम होकर के 50 रुपीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 होगा। यही होता है कि प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये भी सर्टेन पॉइंट के बाद जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद जितना भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज क्यों ना करे, क्वांटिटी डिमांड की क्वांटिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही दिखाता है डिमांड शेड्यूल। इट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट विल बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो 1 2 3 4 5 है, ये डिफरेंट क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी। कौन से कमोडिटी का? मैंगोज का। और डिफरेंट प्राइस जो 150, 100 रुपीज, 80, 70, 50 ये सब जो दिया गया है ये उसका प्राइस है। यही है डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड कर्व जो है उसको डिमांड शेड्यूल से डिराइव किया जाता है। किस तरीके से, आगे देखते हैं। डिमांड कर्व इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व जो है वो लॉ ऑफ डिमांड मतलब सिर्फ प्राइस से रिलेशन रहेगा और दूसरा कोई भी फैक्टर्स यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगा। उसी का लॉ ऑफ डिमांड का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है डिमांड कर्व। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज नोन एज द डिमांड कर्व। जो डिमांड शेड्यूल का जो पिक्चर के रूप में जिसको प्रेजेंट किया जाता है उसी को बोला जाता है डिमांड कर्व। जैसे कि यहाँ पर कोई भी चीज, अगर किसी चीज का प्राइस जो है 30 रुपीज है तो हम लोग उसे 1 केजी खरीदेंगे। अगर किसी भी चीज का प्राइस जो है वो 25 रुपीज है तो हम लोग उसे 2 केजी खरीदेंगे। अगर किसी भी चीज का प्राइस जो है वो 20 रुपीज है तो हम लोग उसे 3 केजी खरीदेंगे। अगर किसी भी चीज का प्राइस जो है वो 15 रुपीज है तो हम उसे 4 केजी खरीदेंगे। यह है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट? ये मैंने पहले ही बोला टॉपिक के समय कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। इसका क्या क्या रीजन है? द नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। ये भी लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर ही इफेक्ट करता है। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। नीचे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिसके ऊपर ये दिखाया जाता है कि व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। सबसे पहले होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट स्टेट्स दैट इंक्रीज्ड इन द यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन।
अब जैसे मैंने तभी बताया कि अगर 50 रुपीज़, अगर किसी भी मैंगो का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा गिर करके 50 रुपीज़ आ जाता है तो मैक्सिमम वो आदमी 5 केजी खरीदेगा। अगर वो गिर करके और 30 रुपीज़ आ जाता है तो भी वो 5 केजी खरीदेगा, या फिर बहुत ज़्यादा भी फर्दर गिर जाता है तो हो सकता है फिर वो 4 केजी या 3 केजी ही ले। ऐसा नहीं है कि प्राइस जितना ज़्यादा गिरते जाएगा उसका क्वांटिटी डिमांडेड उतना इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा थर्स्टी हैं और अगर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगा है और जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जब हम लोग उसे पीते हैं तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर हमें जो सेटिस्फैक्शन देता है वो कभी भी हमें सेकंड ग्लास ऑफ वाटर नहीं देगा। यही यहाँ पर स्टेट करना चाहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट स्टेट्स दैट इंक्रीज्ड इन द यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम, जितना भी कमोडिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं अगर उसका यूनिट जो है जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा, भले उसका प्राइस कम क्यों ना हो रहा हो, जितना भी उसका एडिशनल यूनिट है वो उतना सेटिस्फैक्शन हमें नहीं देगा जो उसका प्रीवियस दे रहा था। अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो जब हम पहला एप्पल खाते हैं वो एप्पल हमें जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कभी भी सेकेंड एप्पल जो है हमें उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एप्पल खा रहे हैं तो एक लिमिट के बाद हम लोग स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो स्टोमक है वो तब तक फुल हो चुका होगा। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट स्टेट्स दैट इंक्रीज्ड इन द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन। दूसरा क्या है? इनकम इफेक्ट। अ चेंज इन द डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज इनकम इफेक्ट। A fall in the price of the commodity result in the increase in the real income, that is the purchasing power of the money increases। अब जैसे कि मैंगोज जो है जब 150 रुपीज़ केजी मिल रहा था तो हम लोग 1 केजी ले रहे थे। अगर उससे अच्छा मैंगोज जो 300 रुपीज़ केजी था, जब इस मैंगो का प्राइस फॉल किया तो हम लोग फिर ऐसा सोचेंगे कि जो अच्छा क्वालिटी का मैंगोज है हम लोग वो लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मनी का जो परचेसिंग पावर होता है वो इंक्रीज करता है। तो वो है इनकम इफेक्ट। किसी भी चीज़ का प्राइस जब कम होता है और हमारा इनकम सेम रह जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस कम हो रहा है लेकिन हमारे परचेसिंग करने का पावर जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। जब हम लोग देख रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा वो कम हो रहा है तो फिर हम लोग उसको छोड़ करके कोई अच्छा चीज़ जो है उसकी तरफ हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। इसी को बोला जाता है इंक्रीज इन द रियल इनकम, मतलब परचेसिंग पावर ऑफ द मनी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। हो सकता है उस वक्त अगर मैंगो का प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है तो हम लोग मैंगो को छोड़ करके एप्पल लेना शुरू कर दें या फिर कीवी लेना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा परचेसिंग पावर जो है वो मनी का वो इंक्रीज कर गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंगो का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंगो परचेज करेंगे। यही होता है इनकम इफेक्ट। अ चेंज इन द डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन द रियल इनकम resulting from change in the price of the commodity is known as income effect. A fall in the price of the commodity result in the increase in the रियल इनकम। किसी भी पर्टिकुलर चीज का अगर दाम कमता है तो हमारा जो रियल इनकम है वो इंक्रीज करता है, और ये रियल इनकम क्या है? हमारे मनी का जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद क्या पॉइंट है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कंज्यूमर। A fall in the price of the commodity leads to an increase in the quantity demanded by the existing consumer due to income and substitution effect. अब increase in the number of the consumer ये कब इफेक्ट करता है? जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, जब 150 रुपीज़ था तो अच्छे लोग जो परचेज करने वाले थे वो ले रहे थे जिनका परचेसिंग पावर था। जब वो 100 रुपीज़ आया या 50 रुपीज़ आया तो वो सारे लोग जो पहले 150 रुपीज़ पर उसे परचेज नहीं कर रहे थे अब उसे परचेज करेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस जो है वो कम हो गया। तो अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ड्यू टू इनकम एंड द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। या फिर लोग जो उस वक्त जब उस मैंगो का प्राइस 150 रुपीज़ था तो जो लोग उसे परचेज नहीं कर रहे थे उसकी जगह कुछ और परचेज कर रहे थे, जब उसका प्राइस कम हुआ तो वे सारे लोग अब मैंगो की तरफ मूव करेंगे। तो जनरली क्या होता है, इससे जितने भी नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो इंक्रीज कर जाते हैं। एंड सेवरल यूजेस ऑफ द कॉमोडिटीज। और दूसरा रीजन होता है कि कॉमोडिटीज का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पहले बताते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सबसे पहले हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे? लाइटनिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जो है वो कम होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो फिर हम लोग उसे कुकिंग के लिए भी
यूज करेंगे। ये होता है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। सम गुड्स कैन बी पुट टू अ नंबर ऑफ यूज, जैसे कि कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। व्हेन द प्राइस फॉर सच कमोडिटीज आर वेरी हाई दे कैन बी यूज्ड फॉर मोर इंपॉर्टेंट पर्पस। अगर इन सारे कमोडिटीज में अगर किसी भी कमोडिटीज का प्राइस अगर बहुत ज्यादा होता है तो जो सबसे हमारे लिए जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, हम लोग वहां फोकस करते हैं, हम लोग वहां उस चीज को यूज करते हैं। लेकिन अगर उस चीज का प्राइस फॉल कर जाता है तो हम लोग उसे नॉर्मली कम यूज, जो नॉर्मली जिस जगह पे हम लोग कोई और चीज से भी काम चला रहे थे वहां पर भी हम लोग उसे यूज करने लगते हैं। यही है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटीज। सम गुड्स कैन बी पुट टू अ नंबर ऑफ यूजेस लाइक कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एक्सेट्रा। When the price for such commodities are very high, they can be used for more important purpose. What are the exceptions to the law of demand? अब law of demand में कुछ exceptions भी हैं जो यहाँ पर apply नहीं करते। मतलब यहाँ पर जिस चीजों को हम लोग कांस्टेंट रखे थे वो सारी चीज कांस्टेंट रहेंगे, फिर भी अगर प्राइस राइज करेगा तो भी हम लोग क्वांटिटी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले रीजंस फॉर अपवर्ड स्लोपिंग। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, मतलब प्राइस अगर फॉल करेगा फिर भी लोग ज्यादा परचेज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर है रीजंस फॉर अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब प्राइस अगर राइज भी करेगा फिर भी लोग उसे ज्यादा परचेज करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? तो सबसे पहले गिवन गुड्स। गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स द लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद द फॉल्स इन द प्राइस। गिवन गुड्स वो सारा इंफीरियर गुड्स है जिसके ऊपर कंज्यूमर जो है वो अपने इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट जो है उसके ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सारे गुड्स का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से उसका डिमांड भी वैसे ही कम होते चला जाएगा। सेकेंड है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। इट डज नॉट अप्लाई टू द कमोडिटीज विच सर्व एज स्टेटस सिंबल। ये उन सारे कमोडिटीज पर अप्लाई नहीं करता जो हमें स्टेटस सिंबल देते हैं। जैसे स्नॉब अपील क्या है? लाइक द प्राइस ऑफ द डायमंड गोज अप द प्रेस्टीज वैल्यू ऑल्सो गोज अप। जैसे डायमंड वगैरह है, इसका प्राइस जितना भी ज्यादा हाई होता है फिर भी लोग उसे खरीदते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील है। इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। थर्ड है एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। ये बहुत जरूरी है कि अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कोई भी चीज का प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसका प्राइस जो है वो राइज करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उस चीज को बल्क में खरीद कर हम लोग अभी स्टोर करने के लिए सोचते हैं। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज राइजिंग टुडे and is expected to rise in future, people will buy more even at an existing higher price. अगर कोई भी कमोडिटी जो है उसका प्राइस जो है वो आज बहुत ज्यादा राइज कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि वो फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा राइज करेगा, तो लोग क्या करेंगे? अभी उस चीज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद करके उसे स्टोर करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा उस वक्त स्टोर करने से अच्छा है अगर वो चीज अगर स्टोर किया जा सकता है तो अभी खरीद करके स्टोर किया जाए। ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर प्राइस के रिगार्डिंग। और क्या है? क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज्यादा किसी भी गुड्स का प्राइस अगर हाई है तो उसका क्वालिटी जो है उसी तरीके का होगा, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी होगा, और किसी भी चीज का प्राइस अगर कम है तो वो लो क्वालिटी का होगा। तो समटाइम्स द कंज्यूमर अज्यूम द हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ हायर क्वालिटी। बहुत समय कंज्यूमर ये समझते हैं जो हाई प्राइस गुड्स है वो हायर क्वालिटी का है देन द लो प्राइस्ड, इसलिए भी लोग ज्यादा प्राइस पर भी गुड्स लेना पसंद करते हैं। और इमरजेंसीज। लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट होल्ड गुड्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, फेमिन्स एक्सेट्रा। तो लॉ ऑफ डिमांड कभी भी वहां पर काम नहीं करेगा। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई वॉर होने वाला है, कहीं सूखा पड़ने वाला है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, उस वक्त लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास अगर किसी भी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा भी रहेगा फिर भी लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज अगर नहीं परचेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये फिर बाद में हमें अवेलेबल नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में नॉट होल्ड गुड्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, फेमिन्स एक्सेट्रा। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. Thank you.